आज हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमने नाम सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान, इनकी संख्या याद रखनी है। इनकी संख्या है भारत में 99। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य, इनकी संख्या है 523। जैवमंडल नीचे के लिए बारे में हमारी किताब में दिया गया है, इनकी संख्या जो है वो बताई गई है 14, जबकि एक स्थान पर इनकी संख्या बताई गई है 18। अपने 18 मानेंगे। अब सबसे पहली बात आई राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को याद रखने के लिए बस हमें 6 पॉइंट याद रखने हैं, छोटे छोटे एक लाइन के पॉइंट है 6, वो याद रखने हैं राष्ट्रीय उद्यान के लिए। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, तो पहला पॉइंट हुआ ये प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 बात, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। 2 नंबर पॉइंट, यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर वन्य जीव प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र है, यहाँ वन्य जीव प्राकृतिक अवशेष व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। 3 नंबर, यहाँ पालतू पशुओं की चराई निषेध होती है, यानी पशुओं को नहीं चराने देते। 4 नंबर, यहाँ पर प्राइवेट संस्था जो है वो अपने निजी कार्य नहीं कर सकती, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। जितनी भी प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं वो अपना निजी कार्य के लिए यहाँ पे नहीं आ सकती। फिर 5 नंबर, इनको बनाए क्यों, तो इनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया। फिर 6 नंबर पॉइंट आया हमारे पास कि इनकी नीतियों का निर्धारण, इनका प्रबंधन और नियंत्रण जो है वो कौन सी सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े। वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र हैं, यहाँ वन्य जीवों प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पालतू पशुओं की चराई निषेध होती है, प्राइवेट संस्थाओं को निजी कार्य करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया जाता है, और इनकी नीतियों का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार। प्राकृतिक क्षेत्र, वन्य जीवों प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पालतू पशु प्रवेश को चराई नहीं, निजी संस्था को प्रवेश नहीं, पर्यटन को बढ़ावा, नीतियों का निर्धारण प्रबंधन नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। अब हमने पढ़ना है कि जो सबसे पहला बना था वो था उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा केवलादेव जो भरतपुर में है। तीसरा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें 2 के नाम और उनके कौन से राज्य में वो भी याद रखना है। पहला है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, दूसरा है केवलादेव। केवलादेव जो है वो कहाँ पे है, केवलादेव है राजस्थान भरतपुर, और एक है रणथंबोर। उसके बाद आता है हमारे पास 2 नंबर पॉइंट वन्य जीव अभयारण्य। संख्या याद रखेंगे 523, इनकी संख्या कितनी थी, 99, 523 है। अब इसके भी कुछ पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कैसा क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र। नंबर 2 संरक्षित क्षेत्र इसलिए यहाँ पर शिकार व आखेट पर प्रतिबंध है, ना शिकार कर सकते ना आप यहाँ पर आखेट कर सकते। उसके बाद है कि यहाँ पर निजी संस्थानों को प्रवेश तो दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है, प्रवेश कब देते हैं, जब उनके कार्य कैसे होंगे, रचनात्मक, और उनके कार्यों का जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तब। राष्ट्रीय उद्यान में तो प्रवेश ही नहीं दिया जाता, इनमें निजी संस्थाओं को प्रवेश उस शर्त पर देते हैं जब उनके कार्य रचनात्मक हों और उनका जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो हमने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कैसा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संख्या कितनी, 523। 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर आखेट व शिकार पर क्या होता है, प्रतिबंध। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर निजी संस्थाओं को प्रवेश तब देते हैं जब उनके कार्य कैसे होंगे, रचनात्मक, और उनके कार्यों का किस पर प्रभाव न पड़े, वन पर्यावरण जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब इसका भी सुनिए उदाहरण। इसका उदाहरण है जैसे सरिस्का है हमारे राजस्थान में, अलवर में है, और हिरण व गोडावन पाया जाता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है सिर आले हंजी, यानी हम सिर हिलाते हैं ऐसे, तो हम हंजी में सिर हिलाएंगे। सिर का बनता है सरिस्का, आले का बनता है अलवर, है का बनता है हिरण, और जी का बनता है गोडावन। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, इसका ही एक ट्रिक और है, दूसरा जो है वो है केलादेव वन्य जीव अभयारण्य।
काप्य करौली में कौन सा जीव पाया जाता है? रीछ। अभी आईपीएल होता है तो उसमें एक टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स के क्या? के फॉर केलादेव, के फॉर करौली और आर फॉर रीच। तो हमने पढ़ा दो उदाहरण, सिर आले हंजी यानी सिर, अलवर, सरिस्का, अलवर, हिरण और गोडावत। के फॉर केला देवी, के फॉर करौली और आर फॉर रीच। उसके बाद हमने 3 नंबर जो चीज पढ़ना है वो है जीव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व होता है प्राकृतिक क्षेत्र। यहाँ इनको क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि शांत क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य किए जा सके। शांत क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य करने के लिए इनको बनाया जाता है। और हमारे भारत का पहला जो बना था वो 1986 में बना था। नाम था उसका नीलगिरी और ये था के फॉर केरल और के फॉर कर्नाटक के अंदर। तो हमने 3 चीज पढ़ी, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल प्राकृतिक क्षेत्र। फिर इनके उदाहरण पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान का जिम कार्बेट, केवलादेव और रणथंभौर। वन्य जीव अभयारण्य का सरिस्का, अलवर, केलादेव करौली। उसके बाद केलादेवी करौली। उसके बाद हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल नीचे इसका उदाहरण पढ़ा हमने नीलगिरी और केरल और कर्नाटक के अंदर। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कर सके और इनका लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सके। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। क्या है? वापिस से सुनिए, हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि न केवल हम इनका उपयोग करें बल्कि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, वो भी इनका उपयोग कर सके और इनका लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त हो सके, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक प्राप्त हो सके। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल या सतत पोषणीय विकास। तो अगर आपको डेफिनेशन देना तो क्या कहोगे? हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी कर सके तथा इनका उपयोग लंबे समय तक इनका लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। इसे सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आज हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमने नाम सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान, इनकी संख्या याद रखनी है। इनकी संख्या भारत में 99। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य, इनकी संख्या है 523। जैव मंडल नीचे के लिए बारे में हमारी किताब में दिया गया है। इनकी संख्या जो है वो बताई गई है 14, जबकि एक स्थान पर इनकी संख्या बताई गई है 18। अपने 18 मानेंगे। अब सबसे पहली बात आई राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को याद रखने के लिए बस हमें 6 पॉइंट याद रखने हैं। छोटे छोटे एक लाइन के पॉइंट है 6, वो याद रखने राष्ट्रीय उद्यान के लिए। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? तो पहला पॉइंट हुआ ये प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 बात, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। 2 नंबर पॉइंट, यहाँ पर क्या किया जाता है? तो यहाँ पर वन्य जीव प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र है, यहाँ वन्य जीव प्राकृतिक अवशेष व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। 3 नंबर, यहाँ पालतू पशुओं की चराई निषेध होती है, यानी पशुओं को नहीं चराने देते। 4 नंबर, यहाँ पर प्राइवेट संस्था जो है वो अपने निजी कार्य नहीं कर सकती, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। जितनी भी प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं वो अपना निजी कार्य के लिए यहाँ पे नहीं आ सकती। फिर 5 नंबर, इनको बनाया क्यों? तो इनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया। फिर 6 नंबर पॉइंट आया हमारे पास कि इनकी नीतियों का निर्धारण, इनका प्रबंधन और नियंत्रण जो है वो कौन सी सरकार करती है? केंद्र सरकार करती है। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े,
वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र हैं। यहाँ वन्य जीवों, प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पालतू पशुओं की चराई निषेध होती है। प्राइवेट संस्थाओं को निजी कार्य करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया जाता है और इनकी नीतियों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। प्राकृतिक क्षेत्र वन्य जीवों, प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण के संरक्षण के लिए पालतू पशु प्रवेश को चराई नहीं, निजी संस्था को प्रवेश नहीं, पर्यटन को बढ़ावा, नीतियों का निर्धारण, प्रबंधन, नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। अब हमने पढ़ना है कि जो सबसे पहला बना था वो था उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा केवलादेव जो भरतपुर में है। तीसरा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें दो तीनों के नाम और उनके कौन से राज्य में वो भी याद रखना है। पहला है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, दूसरा है केवलादेव। केवलादेव जो है वो कहाँ पे है? केवलादेव है राजस्थान, भरतपुर, और एक है रणथंबोर। उसके बाद आता है हमारे पास 2 नंबर पॉइंट वन्य जीव अभयारण्य। संख्या याद रखेंगे 523। इनकी संख्या कितनी थी? 99। 523 है। अब इसके भी कुछ पॉइंट याद रखने। नंबर 1 कैसा क्षेत्र है? संरक्षित क्षेत्र। नंबर 2 संरक्षित क्षेत्र इसलिए यहाँ पर शिकार व आखेट पर प्रतिबंध है। ना शिकार कर सकते, ना आप यहाँ पर आखेट कर सकते। उसके बाद है कि यहाँ पर निजी संस्थानों को प्रवेश तो दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है? प्रवेश कब देते हैं? जब उनके कार्य कैसे होंगे? रचनात्मक, और उनके कार्यों का जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तब। राष्ट्रीय उद्यान में तो प्रवेश ही नहीं दिया जाता। इनमें निजी संस्थाओं को प्रवेश उस शर्त पर देते हैं जब उनके कार्य रचनात्मक हों और उनका जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो हमने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कैसा क्षेत्र? संरक्षित क्षेत्र। संख्या कितनी? 523। 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर आखेट व शिकार पर क्या होता है? प्रतिबंध। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर निजी संस्थाओं को प्रवेश तब देते हैं जब उनके कार्य कैसे होंगे? रचनात्मक, और उनके कार्यों का किस पर प्रभाव न पड़े? वन पर्यावरण, जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब इसका भी सुनिए उदाहरण। इसका उदाहरण है जैसे सरिस्का है हमारे राजस्थान में, अलवर में है, और हिरण व गोडावन पाया जाता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है सिर आले हंजी, यानी हम सिर हिलाते हैं ऐसे, तो हम हंजी में सिर हिलाएंगे। सिर का बनता है सरिस्का, आले का बनता है अलवर, है का बनता है हिरण, और जी का बनता है गोडावन। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, इसका ही एक ट्रिक और है। दूसरा जो है वो है केलादेव वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है? करौली में है। कौन सा जीव पाया जाता है? रीछ। अभी आईपीएल होता है तो उसमें एक टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स के, क्या? के फॉर केलादेव, के फॉर करौली, और आर फॉर रीच। तो हमने पढ़ा 2 उदाहरण, सिर आले हंजी यानी सिर, अलवर सरिस्का अलवर, हिरण और गोडावन। KKR, के फॉर केला देवी, के फॉर करौली, और आर फॉर रीच। उसके बाद हमने 3 नंबर जो चीज पढ़ना है वो है जीव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व होता है प्राकृतिक क्षेत्र। यहाँ इनको क्यों बनाया जाता है? क्योंकि शांत क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य किए जा सके। शांत क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य करने के लिए इनको बनाया जाता है। और हमारे भारत का पहला जो बना था वो 1986 में बना था। नाम था उसका नीलगिरी, और ये था के फॉर केरल और के फॉर कर्नाटक के अंदर। तो हमने 3 चीज पढ़ी, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल प्राकृतिक क्षेत्र। फिर इनके उदाहरण पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान का जिम कॉर्बेट, केवलादेव और रणथंबोर। वन्य जीव अभयारण्य का सरिस्का अलवर, केलादेव करौली। उसके बाद केलादेवी करौली। उसके बाद हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल नीचे इसका उदाहरण पढ़ा हमने नीलगिरी और केरल और कर्नाटक के अंदर। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि
इसका उपयोग न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कर सके और इनका लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सके, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। क्या है, वापिस से सुने, हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि न केवल हम इनका उपयोग करें बल्कि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, वो भी इनका उपयोग कर सके और इनका लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त हो सके, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक प्राप्त हो सके। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल या सतत पोषणीय विकास। तो अगर आपको डेफिनेशन देना तो क्या कहोगे, हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी कर सके तथा इनका उपयोग लंबे समय तक इनका लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। इसे सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आज हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमने नाम सुना होगा राष्ट्रीय उद्यान, इनकी संख्या याद रखनी है, इनकी संख्या है भारत में 99। दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य, इनकी संख्या है 523। जैवमंडल नीचे के लिए बारे में हमारी किताब में दिया गया है, इनकी संख्या जो है वो बताई गई है 14, जबकि एक स्थान पर इनकी संख्या बताई गई है 18। अपने 18 मानेंगे। अब सबसे पहली बात आई राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान को याद रखने के लिए बस हमें 6 पॉइंट याद रखने हैं, छोटे छोटे एक लाइन के पॉइंट है 6, वो याद रखने हैं राष्ट्रीय उद्यान के लिए। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, तो पहला पॉइंट हुआ ये प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 बात, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। 2 नंबर पॉइंट, यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर वन्य जीव प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र है, यहाँ वन्य जीव प्राकृतिक अवशेष व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। 3 नंबर, यहाँ पालतू पशुओं की चराई निषेध होती है, यानी पशुओं को नहीं चराने देते। 4 नंबर, यहाँ पर प्राइवेट संस्था जो है वो अपने निजी कार्य नहीं कर सकती, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। जितनी भी प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं वो अपना निजी कार्य के लिए यहाँ पे नहीं आ सकती। फिर 5 नंबर, इनको बनाया क्यों, तो इनको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया। फिर 6 नंबर पॉइंट आया हमारे पास कि इनकी नीतियों का निर्धारण, इनका प्रबंधन और नियंत्रण जो है वो कौन सी सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो हमने 6 पॉइंट पढ़े। वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र हैं, यहाँ वन्य जीवों प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पालतू पशुओं की चराई निषेध होती है, प्राइवेट संस्थाओं को निजी कार्य करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया जाता है और इनकी नीतियों का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार। प्राकृतिक क्षेत्र, वन्य जीवों प्राकृतिक अवशेषों व पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पालतू पशु प्रवेश को चराई नहीं, निजी संस्था को प्रवेश नहीं, पर्यटन को बढ़ावा, नीतियों का निर्धारण प्रबंधन नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। अब हमने पढ़ना है कि जो सबसे पहला बना था वो था उत्तराखंड के अंदर जिम कार्बेट वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा केवलादेव जो भरतपुर में है। तीसरा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें 2 के नाम और उनके कौन से राज्य में वो भी याद रखना है। पहला है जिम कार्बेट उत्तराखंड, दूसरा है केवलादेव। केवलादेव जो है वो कहाँ पे है, केवलादेव है राजस्थान भरतपुर, और एक है रणथंबोर। उसके बाद आता है हमारे पास 2 नंबर पॉइंट वन्य जीव अभयारण्य। संख्या याद रखेंगे 523, इनकी संख्या कितनी थी, 99, 523 है। अब इसके भी कुछ पॉइंट याद रखने। नंबर 1 कैसा क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र। नंबर 2 संरक्षित क्षेत्र इसलिए यहाँ पर शिकार व आखेट पर प्रतिबंध है, ना शिकार कर सकते ना आप यहाँ पर आखेट कर सकते। उसके बाद है कि यहाँ पर निजी संस्थानों को प्रवेश तो दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है, प्रवेश कब देते हैं, जब उनके कार्य कैसे होंगे, रचनात्मक, और उनके कार्यों का जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तब।
राष्ट्रीय उद्यान में तो प्रवेश ही नहीं दिया जाता। इनमें निजी संस्थाओं को प्रवेश उस शर्त पर देते हैं जब उनके कार्य रचनात्मक हों और उनका जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो हमने कुछ पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कैसा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, संख्या कितनी 523। 2 नंबर पॉइंट यहाँ पर आखेट व शिकार पर क्या होता है, प्रतिबंध। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पर निजी संस्थाओं को प्रवेश तब देते हैं जब उनके कार्य कैसे होंगे, रचनात्मक, और उनके कार्यों का किस पर प्रभाव न पड़े, वन पर्यावरण, जीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब इसका भी सुनिए उदाहरण। इसका उदाहरण है जैसे सरिस्का है हमारे राजस्थान में, अलवर में है और हिरण व गोडावन पाया जाता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है सिर आले हंजी, यानी हम सिर हिलाते हैं ऐसे, तो हम हंजी में सिर हिलाएंगे। सिर का बनता है सरिस्का, आले का बनता है अलवर, है का बनता है हिरण और जी का बनता है गोडावन। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, इसका ही एक ट्रिक और है। दूसरा जो है वो है केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है, करौली में है। कौन सा जीव पाया जाता है, रीछ। अभी आईपीएल होता है तो उसमें एक टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स के, क्या, के फॉर केलादेव, के फॉर करौली और आर फॉर रीछ। तो हमने पढ़ा 2 उदाहरण, सिर आले हंजी यानी सिर, अलवर सरिस्का अलवर, हिरण और गोडावन। के फॉर केला देवी, के फॉर करौली और आर फॉर रीच। उसके बाद हमने 3 नंबर जो चीज पढ़ना है वो है जीव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है प्राकृतिक क्षेत्र। यहाँ इनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि शांत क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य किए जा सके। शांत क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य करने के लिए इनको बनाया जाता है। और हमारे भारत का पहला जो बना था वो 1986 में बना था, नाम था उसका नीलगिरी, और ये था के फॉर केरल और के फॉर कर्नाटक के अंदर। तो हमने 3 चीज पढ़ी, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल प्राकृतिक क्षेत्र। फिर इनके उदाहरण पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान का जिम कार्बेट, केवलादेव और रणथंभौर। वन्य जीव अभ्यारण्य का सरिस्का अलवर, केलादेव करौली, उसके बाद केलादेवी करौली। उसके बाद हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल नीचे इसका उदाहरण पढ़ा हमने नीलगिरी और केरल और कर्नाटक के अंदर। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी कर सके और इनका लाभ लंबे समय तक प्राप्त किया जा सके। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। क्या है, वापिस से सुनिए, हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि न केवल हम इनका उपयोग करें बल्कि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, वो भी इनका उपयोग कर सके और इनका लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त हो सके, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक प्राप्त हो सके। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल या सतत पोषणीय विकास। तो अगर आपको डेफिनेशन देना तो क्या कहोगे, हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि इसका उपयोग न केवल हम बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी कर सके तथा इनका उपयोग लंबे समय तक इनका लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। इसे सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं।